ओके, सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अभी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमको पेशेंट का ब्लड लेना होता है और उसके ब्लड के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें मॉनिटर करना रहता है, तो उसे बोलते हैं थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। और हमको देखना रहता है कि वो थेराप्यूटिक रेंज जो होता है उसके अंदर है या नहीं। ऑलरेडी हमने जो डिस्कस कर दिया है, थेराप्यूटिक विंडो हमने डिस्कस किया, तो वो जो रेंज एक विंडो रहता है वो विंडो में है या नहीं, वो देखने के लिए हमें उसके ब्लड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना रहता है। उसे बोलते हैं हम लोग थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सो मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इनटू द ब्लड ऑफ पेशेंट फॉर द थेराप्यूटिक बेनिफिट। तो किस किस इंडिकेशन, तो ये अब इंडिकेशन है कि कौन कौन सी कंडीशंस में हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना चाहिए। सो पहली बात तो ये है कि ड्रग्स विथ लो सेफ्टी मार्जिन, जैसे हमने बताया था कि नॉर्मल जो ड्रग रहता है उस सभी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहता है, जो थेराप्यूटिक विंडो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर आप फ्लक्चुएट कर सकते हो। कुछ ड्रग होता है उसका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम रहता है, मीन्स के उसको फ्लक्चुएट करने के लिए बहुत कम मार्जिन रहता है। उससे ऊपर चला जाएगा तो देर आर चांसेस ऑफ साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और उससे नीचे रहेगा तो लेस थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा, उसका एफिकेसी नहीं आएगा। सो उस विंडो के अंदर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऐसी ड्रग की जिसकी ऐसी मार्जिन बहुत कम है उसे बोलते हैं हम लोग लो सेफ्टी मार्जिन ड्रग। कुछ एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जैसे एंटी कन्वर्जन मेडिकेशंस हैं जो हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में भी देखा था, थियोफाइलिन, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं। तो ये सब जो मेडिकेशंस हैं उसका हमें उसका जो कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम डोजिंग डिसाइड करते हैं। सो ऐसा केसेस में हमें टीडीएम करना इंपॉर्टेंट है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। दूसरा जो केस है वो है इंटर इंडिविजुअल वेरिएशन, जहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो ड्रग है उसमें वेरिएशन बहुत रहता है, एक पेशेंट्स में इफेक्ट आता है, दूसरे में कम इफेक्ट आता है। सो ऐसा चीज़ में हमें वेरिएशंस जिस ड्रग का लार्ज होता है एफिकेसी वेरिएशन, स्पेशली ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे एंटी डिप्रेसेंट है या लिथियम जैसी ड्रग है जो मेनिया में यूज़ करते हैं या डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें टीडीएम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर से हम लोग डोजिंग फिर फिक्स कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से। कुछ ड्रग होती है वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन अगर किडनी का फंक्शन ऑल्टर हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए, तो फिर ये टॉक्सिक इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो किडनी से निकलती है बॉडी में से बाहर। तो अगर किडनी अफेक्ट हो गया तो फिर बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और साइड इफेक्ट होने का खतरा बढ़ता है। सो ऐसे कुछ ड्रग हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक, उसे बोलते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, वेंकोमाइसिन। सो ऐसी दवाइयाँ जब रीनल फेलियर वाले पेशेंट हो तो उसमें आपको बहुत सेफ्टी से देना ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये टीडीएम करते हैं। फिर चौथा केसेस जो है वो है पॉइजनिंग का केसेस। जैसे हमें पता ही है कि ड्रग पॉइजनिंग के केस में हमें एग्जैक्ट पता लगाना है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, बड़ा है, कम है, टाइम के हिसाब से, क्योंकि पॉइजनिंग के केस में टाइम बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सो उस केस में अगर हम टीडीएम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना हमें कम करना है। कई केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि दवा देते हैं फिर भी उसका रिस्पांस नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं फेलियर ऑफ रिस्पांस केसेस। जैसे एंटीबायोटिक्स के केसेस है, एंटी माइक्रोबियल, कि हमने ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक दवा दी, फिर भी बॉडी में से इन्फेक्शन क्लियर नहीं हुआ, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो कई बार एंटीबायोटिक फेलियर भी एक रीज़न होता है, मीन्स कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो क्या रीज़न है वो देखने के लिए हम लोग ये टीडीएम करवाते हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन तो मेंटेन हो रहा है कि नहीं ब्लड में, या फिर और कोई दिक्कत है। और आखिर है पेशेंट कंप्लायंस। कई कबार क्या होता है कि कोई पेशेंट्स होते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे पेशेंट्स होते हैं, वो लोग कई बार अपने आप से दवा नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई बार क्रोनिक मेडिकेशंस पे होते हैं ट्रीटमेंट, तो दवा नहीं लेते हैं, और दवा ना लेने से फिर कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर अचीव नहीं होता है और फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो देखने के लिए कि भाई ये इसमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, एक रीज़न कंप्लायंस तो नहीं है, मीन्स पेशेंट ले तो रहा है दवा, तो उसके लिए भी हम लोग थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग से चेक करते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस रहते हैं जिसके लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग किया जाता है। अभी कौन कौन सी केसेस ऐसे हैं या इंडिकेशंस ऐसे हैं जिसमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने का कोई वैल्यू नहीं है, करने का कोई लॉजिक नहीं है? तो पहले के जो ड्रग्स का रिस्पॉन्स हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं, लॉजिकल चीज़ है,
जैसे फॉर एन एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव, हम लोग बीपी चेक करके देख सकते हैं, तो कई को ब्लड लेने का और उसमें कॉन्सेंट्रेशन देख के ज़्यादा डिटेल में जाने का। हाइपोग्लाइसेमिक, ग्लूकोज मेजर कर लो, उससे हमें पता चल जाएगा कि ड्रग का इफेक्ट कितना है। ठीक है, तो ऐसी सब जो ड्रग्स हैं जिसका रिस्पॉन्स इजीली मेजरेबल है दूसरी टेक्निक्स से, तो उस केस में हमें टीडीएम करना, क्योंकि टीडीएम वो अपने हिसाब से थोड़ा टीडियस प्रोसेस है और उसमें काफ़ी कॉस्ट भी लग जाता है, काफ़ी मटीरियलिस्टिक कॉस्ट भी ज़्यादा है उसका, और पेशेंट को भी प्रिक करना और ज़्यादा ब्लड लेना पड़ेगा और ऐसा चीज़ होता है। सो ऐसे ऐसे केसेस में टीडीएम नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन के जहाँ पे टीडीएम करने का कोई लॉजिक नहीं है, वो है ऐसी ड्रग्स के जो बॉडी में एक्टिवेट होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल लीवोडोपा। लीवोडोपा एज सच इनएक्टिव ड्रग है, जिसे हम प्रो ड्रग्स भी बोलते हैं। ऐसा हमने प्रो ड्रग्स जनरल फार्माकोलॉजी के सेक्शन में देखा है कि वो एज सच इनएक्टिव रहता है और बॉडी में जाके फिर एक्टिव होता है। तो ऐसी ड्रग्स का भी कॉन्सेंट्रेशन चेक करने का कोई मतलब नहीं है टीडीएम से, क्योंकि वो कन्वर्ट होके फिर एक्टिवेट होके उसका एक्शन फिर होता है। सो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जानेंगे, लेकिन एक्टिव ड्रग के बारे में हमें पता नहीं है। तीसरी कंडीशन है हिट एंड रन ड्रग। अब ये इस टाइप की ड्रग है कि वो अपने जो साइट ऑफ एक्शंस पे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये ड्रग है और उसको जहाँ पे एक्शन करना है, फॉर एन एग्जांपल कोई एंजाइम है या फिर कोई प्रोटीन है जहाँ पे उसको एक्शन करना है, वहाँ पे वो एक्शन करके फिर बॉडी में से निकल जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, लेकिन उसका एक्शन लॉन्गर टाइम तक बॉडी के अंदर रहता है। सो कहने का मतलब ये है कि ड्रग बॉडी में से बाहर चली जाती है, बॉडी में से बाहर एक्सक्रीट होकर निकल जाती है, फिर भी उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। फॉर एन एग्जांपल ड्रग बॉडी में 5 घंटे के लिए रहती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो रहता है वो 50 घंटे के लिए रहता है। सो ऐसी ड्रग्स का भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेक करके कुछ नहीं फायदा रहेगा, क्योंकि ये ड्रग का इफेक्ट, रेसिडुअल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हिट एंड रन ड्रग, जो हिट करती है अपने टारगेट को और फिर रन करके चली जाती है बाहर, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्गर टाइम रहता है। सो ऐसी ड्रग में भी टीडीएम का कोई लॉजिक नहीं है। वो कुछ ड्रग का एग्जांपल्स अभी आप याद रख सकते हो, जैसे ओमेप्राजोल हम एसिडिटी कम करने के लिए लेते हैं, रिजरपिन कुछ दवाएं हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट कुछ दवाइयाँ हैं जैसे एमएओ इनहिबिटर्स, तो इसका टीडीएम करने का कोई लॉजिक नहीं है। और चौथा उसी कंसेप्ट के आजू बाजू है, वो है ड्रग्स विथ इरिवर्सिबल एक्शन। उसका भी सेम ही है कि कुछ ड्रग एंजाइम्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है। अब इरिवर्सिबल इनहिबिशंस का मतलब क्या है कि अब ये एंजाइम खुद अपने आप तो काम नहीं कर पाएगा, अब जब भी नया एंजाइम, न्यू एंजाइम डेवलप होगा तभी वो काम कर पाएगा। तो ऐसे केस में भी ड्रग का जो इफेक्ट है वो लॉन्गर टाइम रहता है, इवन दो ड्रग बाहर चली जाए उसका एक्शन लॉन्गर टाइम रहता है। तो सेम वे इरिवर्सिबल एक्शन वाली ड्रग है जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हो गए या फिनॉक्सीबेंजामीन, ये सब ड्रग्स आप देखेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, उसमें भी टीडीएम करवाने का कोई मतलब नहीं है। अभी एक दूसरा टॉपिक के बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो है प्रोलोंगेशन ऑफ ड्रग एक्शन। कैसे हम ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी ड्रग को लॉन्गर एक्टिंग बना सकते हैं। क्यों ऐसा करना है, पहले तो हमें क्वेश्चन होगा कि क्यों ऐसा, क्यों हमें लॉन्ग एक्टिंग बनाना है, लॉन्ग एक्टिंग से फ़ायदा क्या है। तो फ़ायदा ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम होगा। कोई ड्रग आपको दिन में 3 या 4 बार लेनी पड़े और कोई ड्रग 2 दिन में 1 बार लेनी पड़े, तो विच ड्रग यूल प्रीफर? ऑब्वियसली द लिटर वन। क्यों? क्योंकि उससे अगर स्पेशली अगर वो भी ड्रग हमें कोई क्रोनिक डिजीज के लिए लेना है, जैसे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लेना है, तो इसमें ऐसी ड्रग्स के जो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो लेने से फ़ायदा होगा। तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ेगा, पेशेंट भी लेता रहेगा, उसको भी अच्छा रहेगा, वो ड्रॉप नहीं करेगा। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में फ्लक्चुएशन भी कम होगा। जैसे कोई ड्रग दिन में 3 बार लेते हैं तो क्या होता है कि एक बार ली, फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, फिर उसका डाउन हो गया, उसके बाद फिर से अपने ली, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, डाउन हो गया, फिर से ली, तो ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशन रहता है। और उसके सामने कोई एक ड्रग है कि जो आपने प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर टाइम, जो 2 दिन में 1 बार लेते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और फिर लॉन्गर टाइम के लिए ऊपर रहता है और फिर डाउन होता है। तो उससे क्या होता है कि थेराप्यूटिक रेंज के ऊपर उसका कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर टाइम रहता है और उसका फ्लक्चुएशन जो ऐसा है वो कम रहता है। ड्रग इफेक्ट कुड बी मेंटेन ओवरनाइट विदाउट डिस्टर्बिंग द स्लीप। कोई ड्रग्स आपको 2-3 बार लेना पड़ता है तो एग्जैक्ट टाइम पे लेना पड़ता है, रात को आपकी नींद भी खराब होती है आपका डोजिंग के लिए,
कोई बार अर्ली मॉर्निंग पे लेना पड़ता है, 6 बजे लेना पड़ता है। तो ऐसी ड्रग्स लेने से क्या होता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस का चांसेस रहता है, और उसके हिसाब से उसके सामने अगर आप कुछ ऐसी ड्रग के लिए कि दिन में एक ही बार लेना है या दिन में 2 दिन में एक ही बार लेना है, तो उसमें ये सब का भी टेंशन नहीं रहेगा। अब कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोलॉन्गिंग द एक्शन। तो पहले तो हम लोग एब्जॉर्प्शन अगर उसका बढ़ा सकते हैं तो उसका हम लोग एक्शन भी बढ़ा सकते हैं। सो जो भी फैक्टर्स ऑब्जॉर्प्शंस में अफेक्ट करेंगे वो ऑब्वियसली उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस में भी अफेक्ट करेंगे। तो कैसे हम ड्रग का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, तो अगर ओरल रूट की बात करें तो हमने देखा था वहाँ पे कि सस्टेन रिलीज प्रिपरेशन सब बनाए। सस्टेन रिलीज मीन्स धीरे धीरे रिलीज होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स धीरे धीरे टाइमली मैनर पे रिलीज होते रहते हैं और ड्रग को रिलीज करते हैं। सो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अचीव्ड रहता है, मेंटेन रहता है बॉडी में। सो ऐसे सस्टेन रिलीज टैबलेट्स या सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स जिसे हम स्पेंशुल्स कहते हैं वो लोग आप बना सकते हैं। और काफ़ी सारे टैबलेट अभी ब्रांड नेम आप देखेंगे तो उसके बाद में SR लिखा रहता है, दैट मीन्स सस्टेन रिलीज है, वो आपको दिन में एक बार ही लेना की ज़रूरत होता है। पेरेंट्रल में हमें पता है कि सबक्यूटेनियस और IM इंजेक्शंस रहते हैं, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए काम करते हैं। उसके भी आप डेपो प्रिपरेशंस बना सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑयली सोल्यूशंस रहते हैं डेपो प्रोजेस्टिन्स के। तो वो क्या रहता है, डेपो प्रिपरेशंस के आपने एक बार इंजेक्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट काफ़ी टाइम तक 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक भी रहता है। फिर पैलेट इम्प्लांट कर दिया। पैलेट इम्प्लांट क्या होता है कि छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, जैसे हमने सबक्यूटेनियस रूट्स में भी देखेंगे। ऐसे पैलेट्स अगर हम सबक्यूटेनियसली इम्प्लांट कर देते हैं तो वो 2-3-4 महीने तक उसका ड्रग का इफेक्ट रहता है, मेंटेन रहता है धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन। कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप ही अंदर ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उनको रिमूव भी करना पड़ता है। दूसरा एक टिपिकल जो कभी कभार क्वेश्चंस के तौर पे आपको काफ़ी पूछते हैं वो है एड्रेनालिन विथ लोकल एनेस्थेटिक्स। कई बार आपको लोकल प्रोसीजर करना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज़ करते हैं लोकल सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। तो उस टाइम पे अगर आपको वो लोकल एनेस्थेटिक्स का एक्शन बढ़ाना है, थोड़ा बहुत लॉन्गर टाइम के लिए करना है, तो साथ में आप एड्रेनालिन ऐड कर दीजिए। एड्रेनालिन ऐड करने से क्या होगा कि एड्रेनालिन जो है वाजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। वाजो कंस्ट्रिक्शन करने से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो लेस ब्लड सप्लाई टू एरिया। लेस ब्लड सप्लाई होने से क्या होगा कि ड्रग जो ब्लड में जा रही थी वो अब कम हो जाएगी। सो मोर टाइम वो रहेगी, वो एरिया के अंदर ज़्यादा रहेगी, तो उससे जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा। और तीसरा, ब्लड में कम जाने से सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो भी कम होंगे उससे। तो ब्लडलेस फील्ड मिलेगी आपको, वहाँ पे सर्जरी करना अच्छा रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ेगा और सिस्टमिक साइड इफेक्ट का खतरा भी कम होगा। सो एड्रेनालिन ऐड करने से लोकल एनेस्थेटिक का ये बेनिफिट रहता है। फिर इसके बारे में हमने देखा था ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं जिसको आप मस्टर्ड प्रोसेस के पीछे, चेस्ट पे, बैक पे आप लगा सकते हैं, और वहाँ से धीरे धीरे ड्रग रिलीज होने लगता है। 2-3-4 दिन के बाद आप पैच बदलिए, तब तक कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजी है, और कॉन्स्टेंट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी बढ़ा के आप ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन में देखा था कि जो ड्रग का प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा रहता है वो प्लाज्मा प्रोटीन अपने हिसाब से एक रिजर्वोयर के तौर पे काम करता है, धीरे धीरे ड्रग रिलीज करने लगता है, और उसके हिसाब से फिर जो रिलीज ड्रग है वो मेटाबोलाइज होके फिर एक्सक्रीट होती है। सो लॉन्गर टाइम के लिए वो भी एक रिजर्वोयर के तरह काम करके ड्रग रिलीज करता है और ड्रग का एक्शन बढ़ाता है। दूसरा चीज़ आप कर सकते हो मेटाबॉलिज्म पे, कुछ मेटाबॉलिज्म पे ऑल्टरेशंस कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई भी ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो आप कम कर सकते हो कि जिससे उसका इफेक्ट बढ़ जाए। फॉर एन एग्जांपल रिटोनाविर, ठीक है। तो रिटोनाविर जो है वो एंजाइम इनहिबिटर है। हमने एंजाइम इनहिबिटर या इंड्यूसर्स का कंसेप्ट देखा था। तो अगर एंजाइम इनहिबिटर देते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाएगा, जिससे ब्लड में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उसका लॉन्गर टाइम के लिए अचीव होगा। सो ऐसा एक एग्जांपल है जो HIV में यूज़ होता है। तो रिटोनाविर के साथ इंडिनाविर लेते हैं तो इंडिनाविर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लॉन्गर टाइम के लिए वो काम कर सकेगी। सेम वे मेटाबॉलिज्म हम कम कर सकते हैं इमीपेनेम का बाय एडिंग द सिलास्टिन। सो सिलास्टिन क्या करता है कि इमीपेनेम का जो मेटाबॉलिज्म किडनी में होता है वो कम करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, और जिससे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म कम करके भी कॉन्सेंट्रेशन और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
किडनी में अपने जो रीनल एक्सक्रीशन होता है उसको भी आप कम कर सकते हो। हमने एग्जांपल देखा था कि प्रोबेन एसिड का, प्रोबेन एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर जो सिक्रीटिंग पंप है उसको बंद कर देता है, जिससे पेनिसिलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है और इससे पेनिसिलिन लॉन्गर टाइम के लिए ब्लड में रहता है और उसका एक्शन बढ़ जाता है। फिर कुछ टारगेटेड डिलीवरी डिवाइसेस भी है जो भी जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या होता है कि लाइपोसोम्स ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर लिपिड इनसॉल्यूबल ड्रग्स भरी जाती हैं। जो लिपिड सॉल्यूबल नहीं होती है वो ड्रग्स को कैसे पहुंचाएं हम बॉडी में, तो उसके लिए जो लिपिड इनसॉल्यूबल ड्रग है उसको अंदर भरी जाती है। बाहर का लेवल लेयर्स जो होता है लिपिड सॉल्यूबल का होता है, और फिर ड्रग को टारगेटेड डिलीवरी मीन्स स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन पे थ्रू पहुंचाया जाता है। क्योंकि बाहर का लेयर लिपिड सॉल्यूबल है तो ड्रग इजीली वो साइट पे पहुंच जाएगी, और साइट पे पहुंचने के बाद फिर ये ड्रग रिलीज हो जाएगी वहाँ पे। सो ऐसे हम ड्रग को वहाँ पे पहुँचा सकते हैं। काफ़ी सारी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक मेडिकेशन है, एंटी फंगल मेडिकेशन है, जिसको ऐसे लाइपोसोमल रूट से हम लोग, लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन से टारगेटेड डिलीवरी कर सकते हैं। और दूसरे ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स है, जैसे हमने बताया था कि कुछ स्टैंड्स भी होते हैं या कुछ इम्प्लांट्स भी होते हैं, वो जो हम बॉडी में रख देते हैं और उसमें से कांस्टेंट रेट पे ड्रग रिलीज होता है, जिससे लॉन्गर टाइम के लिए ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेंटेन रहता है और उसको वो हम लॉन्गर टाइम के लिए एक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं।